नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास वैज्ञानिक सत्र में। दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो और मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त डॉक्टर राजा बाबू और आपका होस्ट। दोस्तों, हम लगातार आपसे हर एक कड़ी विज्ञान संबंधी बातें कर रहे हैं। इसमें हम एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में लगातार चर्चा में बने हुए हैं आपके साथ, और अभी हम पेश कर रहे हैं आपके बीच पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित जानकारियां। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे इस कार्यक्रम को खास के समझने से पहले आप हमारे पुराने सारे वीडियो को जो कि एंडोक्राइनोलॉजी से संबंधित है शुरुआती दौर से आप देखें, क्योंकि इससे आपको ज्यादा समझने में सहूलियत होंगी। बाकी जहां दिक्कत होंगी मैं हूं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट मुझे भेजें और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। आप पूरे वीडियो सत्र को देखें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा साझा करें, अपना प्यार बनाए रखें कि हम आपको जानकारी। दोस्तों, हम अगली कड़ी में कुछ तैयारियां किए हैं कि आपके बीच हूबहू लाइव चीजें मैं दिखाऊं, आपको मैं ज्यादा जानकारी दूं। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम आपके बीच चर्चा कर रहे हैं अभी पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित बीमारियों में डिसऑर्डर के बारे में। पिछली बार हमने सामान्य दोनों लेवल के बारे में चर्चा किया था कि हाइपोपिट्यूटरिज्म और हाइपर पिट्यूटरिज्म में क्या होता है, कैसे उसका क्या करेंगे। लेकिन हमने आपसे यह भी वादा किया था कि हम एक एक बीमारी पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम आपके बीच लेकर के आए हैं बहुत ही खूबसूरत सी इसकी जानकारी एक्रोमेगाली के बारे में। जी, एक्रोमेगाली क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। इसका मैं सबसे पहले आपको एक प्यारी सी जानकारी दे दूं कि एक्रोमेगाली समझना हो तो आप बखूबी हमारे इंडिया के महान मारपीट करता यानी कि पहलवान इंडियन रेसलर द ग्रेट खली को देख लें तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि इसमें होता क्या है। जी, तो द ग्रेट खली अर्थात दलीप सिंह राणा, उसके बारे में बता दूं तो सबसे पहले बता दें कि ये एक्रोमेगाली क्या है। देखिए, ग्रीक वर्ड है एक्रोन और मेगाली। मेगा का मतलब सब लोग समझते होंगे, मेगा का मतलब होता है लार्ज। जी, मेगा का मतलब होता है लार्ज। एक्रोन का मतलब होता है एक्सट्रीमिटी। एक्रोमेगाली ग्रीक वर्ड है। एक्रोन मतलब एक्सट्रीमिटीज, यानी कि हमारे दोनों लिम्ब। जी, ऊपर वाले लिम्ब जो हाथ पांव है, हाथ है, और नीचे वाले लिम्ब। और मेगा का मतलब लार्ज। साफ है इसके नाम से ही कि इसमें एक्सट्रीमिटीज बहुत लंबा हो जाता है। तो एक्रोमेगाली यानी कि इसका है। और मैं ये बता दूं कि ये रेयरेस्ट डिजीज है, बहुत कम ही होता है दोस्तों। लगभग आपको 1 लाख में 6 केसेस देखे गए, 1 लाख आबादी पर 6 केसेस देखे गए हैं। और ये ऐसा डिसऑर्डर है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को प्राथमिक तौर पे प्रभावित करता है। इसका सबसे पहले निकोलस सॉसरेट ने 1772 ईस्वी में सबसे पहले क्लिनिकली इसके बारे में चर्चा किया था। और ये क्यों होता है इसकी हम चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन सामान्य जानकारी बता दें, ये डिसऑर्डर है। हमारा जो ऑर्डर है, जो व्यवस्था है, उसमें डिस्टर्ब होने से ये गड़बड़ी आती है और इसमें ग्रोथ हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। एक समय ऐसा आता है हमारे शरीर में कि हमारा जो विकास का जो क्रम है शारीरिक, जो हड्डी के ढांचे, जो क्लोजर प्लेट है, वो बंद हो जाते हैं। लेकिन एक्रोमेगाली यानी ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा सिक्रेशन के केस में इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये और ज्यादा पैदा लेता है, ओवर प्रोडक्शन इसका होता है। इसलिए इसको जनरली ये बचपन में तो पता चलता नहीं, जब मिडिल एज में आता है तो पता चलता है, अरे इसका विकास तो अभी तक हो रहा है, लगातार हो रहा है, और विकास इतना हो रहा है ना, जैसे महंगाई हो रही तो मैं बता दूं इसमें कि ये हाइपर पिट्यूटरिज्म यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड की बहुत ज्यादा सिक्रेशन की वजह से ये गड़बड़ी आती है। आप इसमें देखेंगे कि ऐसे लोगों में खास करके कि शुरुआती दौर में हाथ और पैर बहुत लंबा हो जाएगा, सर, जो फोरहेड है, ललाट है, जबड़ा है और नाक है, ये बहुत लंबा हो जाएगा। और स्कल जो फॉन्टानेल है, स्कल फॉन्टानेल, ये जनरलाइज एक्सपेंशन बहुत चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक्रोमेगाली में जियांटिज्म भी कहते हैं, राक्षस की तरह हो जाता है। और इसमें कुछ खास ऐसे भी कारण है, इस आदमी को हमेशा हो भी सकता है, सब में सिम्टम, कोई जरूरी नहीं कि सारे सिम्टम मौजूद हो, लेकिन हम मैक्सिमम सिम्टम मौजूद होगा, हम समझ जाते हैं क्या है सिम्टम यानी लक्षण। लक्षण वो है जो सिर्फ और सिर्फ मरीज अनुभव करता है, डेट इज सिम्टम। और साइन वो है जो हम देख सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। चिन्ह वो है जो मरीज को हम बाहरी आदमी भी देख सकता है, लेकिन सिम्टम वो होता है, लक्षण वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ मरीज अनुभव करता है। तो उसको सर दर्द होगा, बहुत
ज्यादा सीवियर सर दर्द होगा और बहुत लंबा रहेगा। जितने भी सॉफ्ट टिश्यू है जैसे हाथ है, पांव है, नाक है, ओठ है और कान है और जितनी त्वचा है लगभग सारा स्वेल करके स्वेलिंग हो जाता है। समय फूला फूला सा महसूस होगा और यहां तक कि जो इंटरनल ऑर्गन है, शरीर के अंदर जो अंग है जैसे कि हार्ट है, किडनी है, वोकल कॉर्ड है, उसमें भी स्वेलिंग हो जाती है। जब स्वेलिंग हो जाएगा तो क्या होगा, उसका काम करने का जो है तरीका धीमा, उसका काम करने का जो दर है वो धीमा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। मस्कुलरिटी यानी कि मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। और जैसे कि वोकल कॉर्ड में मान लीजिए कि स्वेलिंग हो गया तो क्या होगा, इसमें भी गड़बड़ी होती है क्या कि आपका थिक यानी कि आवाज मोटी हो जाएगी, गहरी आवाज फंस करके आएगी और बोलने का दर कम हो जाएगा, स्पीच स्लो हो जाएगा। दूसरी बात क्या है इसमें दोस्तों कि भाव जो है, भाव का प्रोटीजन बहुत लंबा हो जाएगा, ऑकुलर डिस्टेंशन हो जाता है इसमें। इसके साथ आप देखेंगे कि लोअर जॉ बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर जाता है, प्रोग्नेथिज्म जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। जी देखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इंलार्जमेंट हो जाएगा टंग का। और दांत में स्पेस हो, दांत में जो कम स्पेस होता है ज्यादा स्पेस होगा। माइक्रोग्लेसिया, मैक्रोग्लेसिया जिसे बोलते हैं, मैक्रोग्लेसिया ओ हो जाएगा। या हाइपरट्राइकोसिस देखेंगे आप कि पूरे शरीर में एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, जानवर की तरह ग्रोथ हो जाएगा जी, पूरे लंबा लंबा बड़ा बड़ा बाल हो जाएगा, उसमें हाइपरट्राइकोसिस उसे बोलते हैं। और त्वचा का रंग बहुत गहरा हो जाएगा, यहां तक कि नाखून का भी रंग जो है बहुत गहरा हो जाता है। और आप देखेंगे इसमें, मैं पिछली बार बताया था, वैसे मैं सभी जहां भी संबंधित विषय आया है वहां मैं बीमारी के बारे में चर्चा किया था, लेकिन यहां मैं जो चर्चा कर रहा हूं खास एक एक बीमारी पे चर्चा कर रहा हूं। आप इसको गौर से देखें, जितने भी है मैं उसे डिप्लोमा होल्डर्स के लिए तैयार कर रहा हूं, आप सबों को भी जानकारी मिले। लेकिन एक गुजारिश है कि दवा खुद से नहीं खाएंगे आप, दवा हमेशा कुशल चिकित्सा कर्मी के संपर्क में ही जाके और शारीरिक और स्वास्थ्य दोनों परीक्षण करा करके, जांच करा के ही करेंगे, ऐसा नहीं कि खुद से लेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप लेते हैं तो चैनल, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी उसकी किसी भी हानि, क्योंकि प्रत्येक दवा जितना फायदा पहुंचाती है उसके परिप्रेक्ष्य में थोड़ी सी हानियां भी होती है, इसको ख्याल रखेंगे। बहुत लोग खुद से जाकर खरीद लेते दवा, ये गलत है, अपने यहां प्रचलन है, लेकिन नहीं, आप जो परीक्षक है उनके पास जाए, जानकारी रखे, लेकिन वहां आप जाए, जानकारी आपको सजग करने के लिए है। एक बात और बता दूं कि यह शरीर आपका बहुत कीमती है, जब तक शरीर है तब तक जीवन है। और देखिए, शरीर के ही पीछे सब लोग लगे हैं, खुदा को खोजने के चक्कर में लोग खुद तक आ गए हैं। जितने भी मैं धर्म ग्रंथ में बातें देखी, शरीर की चर्चा करते सारे धार्मिक लोग, शरीर में इतनी नाड़ियां हैं, नस है, इतने चक्र है वगैरह वगैरह। वैसे मैं चक्र पे इसमें चर्चा करूंगा खास करके, कुछ स्पिरिचुअलिटी और मैं आपको दर्शन को भी, फिलॉसफी को भी छोड़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन क्या है इसमें, देखिए कि लोग चले जाते हैं, शरीर स्वस्थ सारी दुनिया, जब तक शरीर है आपकी कायनात है, क्योंकि यही ब्रह्मांड है, यही ब्रह्मांड है, अंदर या बाहर। तो इसमें हाइपर हाइड्रोसिस होता है। देखिए क्या है ना, हथेलियों में या शरीर में देखेंगे कुछ शरीर में कैसे ऐसे अंग है, जैसे कि हमारा कांख है, हमारे जांग के बीच का स्थल है, तो कुछ ऐसी जगह है जहां हमेशा पसीना ज्यादा आता है। लेकिन यहां देखेंगे इसको एक्सेसिव, हमेशा गंजी भीग जाएगा आदमी का, कुछ कपड़ा पहना भीग जाएगा, हाथ में पसीना आएगा, पैर में पसीना आएगा, उसके सॉक्स भीग जाते हैं। ऐसे इसे हाइपर हाइड्रोसिस यानी इंक्रीज स्वेटिंग होता है इसमें। इसके देखिए, इस बीमारी के चलते कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं देखेंगे तो, जैसे बोन में देखेंगे और ज्वाइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस, बोन का गठिया हो जाता है, नर्व कंप्रेशन सिंड्रोम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ओवर ग्रोथ हो जाता है। तो जब ओवर ग्रोथ होगा तो स्वाभाविक है कि मान लीजिए जगह हमारा कम है, वहां कोई चीज ज्यादा डाल दिया जाए तो क्या होगा, वो थोड़ा सा कंप्रेशन करेगा, वहां जो है दबाव बनाएगा। तो इसके वजह से क्या होगा कि नर्व कंप्रेशन सिंड्रोम होगा, नर्व कंप्रेस करेगा, और उसके वजह से आप देखेंगे कि दर्द होगा, झंझनाहट होगी यानी पेन होगा, टिंगलिंग जिसको बोलते हो होगा, हाथ में सुनापन आएगा, नंबनेस आएगा, और मांसपेशियां थोड़ी सी कमजोर महसूस करेगी, उसे लगेगा कि कुछ कर नहीं पाए। और यहाँ कार्पेल टनल सिंड्रोम भी होता है। कार्पेल टनल में क्या होता है कि ये जो रिस्ट है, हमारी कलाई है, फिंगर्स है, इस सब में दर्द होता है, झंझनाहट होती है और टिंगलिंग सेंसेशन यानी कि, और नंबनेस, सुनापन भी हो जाता है। दूसरी बात इसमें, चूंकि मैंने बताया कि फूल भी जाता है मसल इंटरनल ऑर्गन, तो मान लीजिए हार्ट फूल गया तो कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, मांसपेशी में गड़बड़ी आ जाती है, जिस वजह से हार्ट भी फेल करते देखा गया है। हार्ट फेलियर का भी केसेस
पाया जाता है। कोलोरेक्टल कैंसर भी, चूंकि वो भी फूल जाता है अगर, तो जैसे कोलोन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारा, उसमें आपको देखेंगे कि जो वृहत आंत्र है हमारे पेट के अंदर, उसमें भी कैंसर में पाया जाता है। रेक्टल है हमारा, जहां से कि मलद्वार बाहर आता है एनस के साथ, तो वहां आपको स्वेलिंग मिल जाएगा, वहां भी आपको कैंसर मिलता है। और भी कुछ गड़बड़ियां देखी गई, स्लीप एपनिया, रात में सोते समय आप देखें बहुत लोग खर्राटे लेते हैं, क्योंकि सांस सिजेशन होने लगता है, सांस में गड़बड़ी आने लगती है, बार बार सांस फंसता है तो स्लीप एपनिया हो जाता है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है ना। इसके बाद डायबिटीज मेलाइटिस यानी मधुमेह जो बीमारी है वो भी देखा गया है। थायराइड नोड्यूल भी देखा गया, वो भी स्वेल कर जाता है। थायराइड कैंसर भी देखा गया है। और गोनेडिज में हाइपो हो जाता है ना, यानी कि अंग जो है छोटा हो जाएगा या सिकुड़ जाएगा या काम सही से नहीं करेगा। साथ में ऑप्टिक कियाज्म कंप्रेशन भी ऐसा देखा गया है। अब कहेंगे कि इतने सारे लक्षण तो हम देख लिए, पहचान लिए कि हाँ खली साहब जैसा शरीर हो जाएगा, और भी मैं एग्जांपल दूंगा, और भी सारे लोग हैं ऐसा, लेकिन क्यों होता है, आखिर कारण क्या है? आखिर हाइपर पिट्यूटेरिज्म का कारण क्या है? ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सेक्रेट करेगा तो क्यों करेगा? तो देखिए क्या होता है ना कि इसमें चूंकि एडिनोमा एक वर्ड आता है, एडेन का मतलब होता है ग्लैंड, ग्लैंड में अगर कैंसर ट्यूमर हो जाए, ओमा लग जाए, तो उसमें एडिनोमा कहते हैं, यानी कि पिट्यूटरी ट्यूमर। ये देखिए बेनाइन ट्यूमर है इसलिए एडिनोमा वर्ड आता है। तो बेनाइन ट्यूमर, एडिनोमा ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें क्या होगा कि प्रोलिफरेट करेगा, गांठ बन जाएगा, यानी कि ट्यूमर हो जाएगा कैंसर। ये अहानिकारक कैंसर है, बेनाइन ट्यूमर है, ये थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेगा। मान लीजिए साइज बड़ा करेगा तो क्या होगा, ये ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सेक्रेशन करेगा। दूसरी बात क्या है, ब्रेन के अदर टिश्यू पर भी, जो कि अंदर में है, साइज बढ़ गया है ना, तो ये प्रेशर बढ़ाएगा, कंप्रेशन बढ़ा देगा। तो 90% केसेज यही है, ट्यूमर ही है, जिस वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा काम करने लगता है, क्योंकि उसमें सेल ज्यादा हो जाते हैं। ट्यूमर क्या है, तो ट्यूमर में क्या होता है कि सेल बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल हो जाता है, सेल कंट्रोल्ड होता ही नहीं है। तो अगर ज्यादा किसी की संख्या बढ़ जाए तो स्वाभाविक है वो काम ज्यादा करेगा, और ज्यादा काम करेगा तो हानि हमारे लिए हानि है ना, क्योंकि हमारी आदत है बैलेंसिंग में। दूसरी बात क्या है, इसमें रेस्ट जो है 95% केसेस वही देखेंगे, और लगभग 5% केस में देखेंगे तो बहुत सारे ट्यूमर कुछ अदर पार्ट में, जैसे पैंक्रियाज में हो जाना है ना, उसके बाद फेफड़ा में हो जाना, लंग्स में हो जाना, एड्रिनल ग्लैंड में हो जाना। और ये सब क्या करता है, ये सब भी इसके कारण है, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच जो हमने चर्चा किया था, उस रिलीजिंग हार्मोन का ज्यादा प्रोडक्शन करता है। अब बातें आती है कि इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कैसे इसको पहचानेंगे, ये गड़बड़ी है ही। देखिए विज्ञान तथ्य पे आधारित होता है, विज्ञान हवा में बातें नहीं करती है। विज्ञान जांच करके अपनी कल्पना को जांचता है, उसके बाद एक कंसेप्ट देता है, थ्योरी देता है, कंसेप्ट नहीं थ्योरी देता है, जांच करके, है ना, ऑब्जर्वेशन के बाद। क्योंकि साइंस की परिभाषा, साइंस पूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन ये विशेष ज्ञान है, और विशेष ज्ञान क्योंकि ड्यू टू हाइपोथेसिस का ऑब्जर्वेशन, देन एक्सपेरिमेंटेशन। बिना एक्सपेरिमेंटेशन विज्ञान किसी बात को नहीं मानता है। बाकी वो कल्पनाशील बातें होती है, कंसेप्ट बन जाता है, थ्योरी नहीं हो सकता है। इसलिए यहां एक बात ही, इसका डायग्नोसिस करेंगे लैब में, तब पहचानेंगे गड़बड़ी है तो क्या है। देखिए सबसे इसका आसान है कि मेडिकल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, खास करके लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसके लिए IGF-1 एंड GS सपरेशन टेस्ट करते हैं। वह कैसे करेंगे, ग्लूकोज, ओरल ग्लूकोज लोड देंगे, मरीज को ग्लूकोज पिलाते हैं, जैसे 75 से 100 ग्राम ग्लूकोज पिलाएंगे, 2 आवर बाद ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जिसे कहते हैं वो करेंगे, उससे पुष्टि करेंगे क्या है। दूसरी बात क्या करेंगे, MRI ऑफ द ब्रेन का मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग कराएंगे। मैं इस पर विशेष चर्चा करूंगा, हमारे रेडियोलॉजी सेक्शन को आप देखें, वहां भी चर्चा है। लेकिन MRI आप इसका कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में भी चर्चा है, इसको आप देखेंगे। तो ब्रेन का MRI कराएंगे, उसमें हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास देखेंगे कि कितना ज्यादा बढ़ाव है। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है कि स्यूडो एक्रोमेगाली भी पाया जाता है कभी कभी। जैसे कभी कभी देखिए कैंसर की दवा जैसे मिनॉक्सिडिल वगैरह चलाते हैं ना, तो उसमें ज्यादा चल जाने से भी ऐसे केस देखे गए हैं, जहां इंसुलिन रेजिस्टेंस कर जाता है, तो वैसे केस में मिलता है। अब बातें आती है इसका इलाज क्या करेंगे, तो इसका इलाज करने के लिए वो दवा देंगे जो कि अब ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन को रिड्यूस करेगा, घटाएगा। देखिए अगर बढ़ा हुआ है तो घटाएंगे, स्वाभाविक है, तभी तो बैलेंस आएगा ना। अगर लेवल हमारा है तो लेवल से ऊपर भी गड़बड़ी है, लेवल से नीचे भी गड़बड़ी, सामान्य है तो ठीक है। तो इसके लिए पहला गोल है कि हमें ग्रोथ हार्मोन्स को
कंट्रोल करना है, बढ़ने नहीं देना है। तो इसके लिए सबसे पहले दवा भी देते हैं, ड्रग थेरेपी करते हैं। और मैं फिर यहां गुजारिश करूंगा कि आप स्वयं से दवा नहीं लेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि खुद से दवा लेने लगे कि डॉक्टर राजा वो बता रहा था तो हम ये कर लेंगे। गुजारिश है प्लीज आप ऐसा ना करें, आप परीक्षण कराएं, स्वास्थ्य परीक्षण कराएं चिकित्सक के। और जो चिकित्सक है उन्हें सहयोग मिलेगा, जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं उन्हें जानकारी मिलेगी, और जो चिकित्सक हैं उन्हें रिवाइज करने में, या जैसे भी हमारे छात्र जितने भी है तो उन्हें ज्यादा जानकारी मिल पाएंगे और अपने सीनियर्स के अंदर ज्यादा काम कर पाएंगे। तो ड्रग थेरेपी में इसमें सोमैटोस्टेटिन यानी कि ग्रोथ हार्मोन एनालॉग देंगे, इसमें ऑक्ट्रियोटाइड जी सैंडोस्टेटिन देते हैं, या लैंडियोटाइड देते हैं, सोमैटोलिन देते हैं। लंबा समय इफेक्टिव डोज के लिए हम इसमें इंजेक्शन देते हैं। पैरेंटल रूट 2 से 4 सप्ताह अगर यूज करेंगे तो इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता है। अगर पर्सन मान लीजिए हमारा ऑक्ट्रियोटाइड और लैंडियोटाइड से जनरली अगर अनरिस्पॉन्सिबल, उस पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उस समय डोपामिन एगोनिस्ट देंगे जी, ब्रोमोक्रिप्टिन देंगे और कैबरगोलिन देंगे। इसे ओरली या पैरेंटल भी यूज किया जा सकता है। साथ में आजकल बहुत ही लेटेस्ट ड्रग इसके लिए खोज किया गया है, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जिसे कहते हैं, वह है पेगवीसोमैंट यानी कि सोमावर्ट, जो कि सबकुटेनियसली हम लोग डेली यूज करते हैं इसको। और इसका डोज एज के अनुसार और ट्यूमर के साइज के अनुसार हम लोग तय करेंगे। इसका कुछ साइड इफेक्ट भी देखा गया है, और इसका एक खास बेनिफिट ये देखा जाता है, जब दवा देते हैं तो मान लीजिए ट्यूमर है, अगर ऑपरेशन करना हमको से पहले तो ये सिकुड़ जाता है, थोड़ा श्रिंक करता है, छोटा साइज हो जाता है, तो हमें सुविधा होती है। और इसका साइड इफेक्ट देखा गया है, जैसे बाकी दवाइयों में आती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अपसेट देखा गया है, नौसिया होगी, उल्टी की जो टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी ऑफ द वोमिटिंग यानी नौसिया वो होगी, वोमिटिंग भी हो सकती है ना, उल्टी भी हो सकती है, और खारा होने पर हल्का सा सर दर्द मरीज आपको बता सकता है ये दवा लेने के बाद। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है सर्जरी करेंगे। इसके लिए सर्जरी करने के, इसमें पिट्यूटरी ट्यूमर हटाना है हमें, तो देखिए इसके लिए एंडोनेजल ट्रांसएस्फोनाइडल सर्जरी करते हैं, है ना, नाक के अंदर से पहुंच करके हम सर्जरी करेंगे, या ट्रांसएस्फोनाइडल यानी कि इसके नीचे से ट्रांसएस्फोनाइड सर्जरी करेंगे, उसके तरफ जाएंगे। तीसरा उपाय हमारे पास है, इसके साथ रेडियोथेरेपी, या प्राइमरली शुरुआती दौर पे भी हम थेरेपी यूज कर सकते हैं, या कंबाइंड थेरेपी सर्जरी के साथ या मेडिसिन के साथ भी हम रेडियोथेरेपी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, और डोज जनरली रेडियोथेरेपी का हम 4 से 6 डोज में सप्ताह में इसको डिवाइड कर देते हैं। और इसके बारे में ज्यादा मैं उम्मीद है कि आप लोग को ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आप इन्हें बार बार देखें और टेक्स्ट बुक पे भी जाएं, इसे नोट करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि मेरी कोशिश है क्लिष्ट शब्दों को हिंदी में समझाने की जो कॉमन आदमी समझ पाए। बेसिक चीजों से आप बार बार देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगी। मैंने जैसा कि बताया कि आप इसके लिए ध्यान करें हमारे इंडियन रेसलर द ग्रेट खली अर्थात दलीप सिंह राणा को, तो आपको जो इसके अलावा ऐसे भी केसेस, जैसे आप अगर जेम्स बॉन्ड जो फिल्म देखे होंगे, जेम्स बॉन्ड मूवी देखे होंगे, तो उसमें रिचार्ड केल थे, उनका भी लगभग इससे ग्रसित कुछ लक्षण पाए गए थे। पिको मैक्सिकन गवर्नर थे, पिको जो मैक्सिकन पिको थे, पिया पिको, वह कैलिफोर्निया में गवर्नर थे। टोनी रॉबिन्स भी जो मोटिवेशनल स्पीकर है, उन सब में भी केसेस पाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं फिर अगली बीमारी चर्चा करूंगा, आपसे सारी बीमारियों पे इस पे चर्चा करूंगा अगली बार। और मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार बनाए रखे, अपना आशीर्वाद दे, और आप सबों का प्यार चाहिए, लगातार प्यार चाहिए, ताकि मैं कायम रहूं। मैं अगली बार से बहुत कुछ आपके सामने लाइव लेकर के आऊंगा। अभी थोड़ा सी स्थिति है कि मैं सही से ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे ऑपरेटर्स हमारे पास नहीं है, हमारे टेक्निकल साथी हमारे साथ नहीं है, इसलिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और मैं आप तमाम विद्वतजनों से आग्रह करूंगा कि हमें सुझाव दे, प्यारा सा अपना छोटा बच्चा समझ करके। जहां भी विद्वता में गड़बड़ी आती है, मानव हूं, भूल संभव है, बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं और संपूर्ण ज्ञान भी नहीं है, बस विज्ञान है। और कोशिश कर रहा हूं समझने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जितनी भी मुझमें सलाहियत है आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप अपना सुझाव दें, बार बार सुझाव दें और लोगों तक शेयर करें, अपना प्यार बनाए रखें। और इसी के साथ दीजिए अपने प्यारे डॉक्टर राजा को अलविदा। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। आप देखते रहिए, इसको समझने के लिए पहले की वीडियो देखें और सारे लोगों से शेयर करें। नमस्कार, प्रणाम।